अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 14 जुलाई 2025। हम बात करेंगे कि क्या इमरान खान को 2 साल मुसलसल जेल में रखने के बाद अब अदालत में पेश किया जाएगा। और ये अदालत में पेश उनको शहबाज शरीफ, जो कि इस वक्त मौजूदा वजीर आजम है, उनकी दरख्वास्त पर किए जाने का हुक्म दिया गया है। इमरान खान को पेश किए जाने के बाद ये क्या मुद्दा और मुकदमा आगे चलेगा, इमरान खान को 10 अरब रुपए देना पड़ेंगे या फिर उनको माफी मांगना पड़ेगी। ये मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान पर बराह रास्त मुकदमा है और मुकदमे का टाइटल ही मियां शहबाज शरीफ वर्सेस इमरान खान है। मुकदमा क्या है, नोयत क्या है, इससे मुतालिक तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगी और साथ ही ये बात करेंगे कि एक बैनुल अक़वामी इदारे ने मौजूदा चीफ जस्टिस समेत इस मुल्क के अरबाब इख्तियार को झंझोड़ा है, लेकिन क्या उससे फर्क पड़ेगा? क्योंकि मुख्तलिफ फोरम में इससे पहले भी आवाज उठाई जा चुकी, हमने देखा कि नताइज कुछ ज्यादा बरामद होते नहीं है इस निजाम के अंदर। लेकिन मौजूदा चीफ जस्टिस को सबसे बड़ा जो एक मसला है वो ये है कि वो अपना एक उनका इमेज है, उस इमेज को मेंटेन करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, खास तौर पर जहां पर बैनुल अक़वामी इदारे इन्वॉल्व हो जाएं। तो ऐसे में एक खत जो कि आज मंजर आम पर आया, उसके बाद क्या चीफ जस्टिस कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, ये बड़ा सवालिया निशान है। हम इससे मुतालिक भी बात करते हैं और कुछ जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक भी आखिरी हिस्से में बात करेंगे, वो भी चीफ जस्टिस ही का दावा था। सबसे पहले तो ये कि इमरान खान के खिलाफ मियां शहबाज शरीफ का उस वक्त का एक तनाज़ा है, उस वक्त का एक जो है वो मुकदमा है जब मियां शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब थे। इमरान खान 2018 के इलेक्शंस के लिए कैंपेन कर रहे थे। पनामा स्कैंडल जो है वो बड़ा अरूज पर था और पनामा स्कैंडल पे खामोश रहने का इमरान खान का ये इल्जाम था कि शहबाज शरीफ ने उनको पनामा स्कैंडल पे खामोश रहने के लिए 10 अरब रुपए ऑफर किए हैं, यानी रिश्वत के तौर पर। और इमरान खान ने इसका इजहार एक जलसे के दौरान किया था, जो कि वो जिसे वो खिताब कर रहे थे। और फिर उसके बाद ये हुआ कि और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ शहबाज शरीफ ने हर जाने का दावा किया। शहबाज शरीफ का ये कहना था कि उन्होंने इमरान खान को कभी भी इस किस्म की कोई ऑफर नहीं की कि वो मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पानामा स्कैंडल के बारे में बात करना छोड़ दें और वो मियां शहबाज शरीफ इमरान खान को 10 अरब रुपए दे देंगे। उसके बाद ये हर जाने का दावा 2017 में दायर हुआ, आज 2025 है। आप इमेजिन करेंगे 8 साल गुजर जाने के बाद आज जरा के लिए जो मुकामी अदालत है लाहौर की, वहां के जज जिनका नाम जज यलमाज गनी है, एडिशनल सेशन जज है लाहौर के, और उन्होंने जो है वो तलब किया है इमरान खान को अदालत में, शहबाज शरीफ को भी तलब किया है। वीडियो लिंक के जरिए फरीकैन को एक ही वक्त पर पेश होने का हुक्म दिया 18 जुलाई को। जज साहब का ये अपने फैसले के अंदर ये मामला मुद्दा कहां तक पहुंचा, इससे मुतालिक मैं आपको तफसील बताती हूँ। लेकिन हम इसके साथ ही ये बात करें कि इमरान खान से शहबाज शरीफ का मुतालबा क्या है। शहबाज शरीफ का ये कहना है कि इमरान खान ने जो ये एक इल्जाम लगाया उनके ऊपर कि उन्होंने 10 अरब रुपए रिश्वत दी थी, तो उस पर जो है या तो इल्जाम को साबित करें, सबूत लेकर आए, उसके कोई सबूत है नहीं, तो बसूरत दीगर जब सबूत नहीं है तो वही 10 अरब रुपए या तो हत्क इज्जत के दावे में हर जाने के तौर पर दे या फिर इमरान खान माफी मांगे। अब इस मुकदमे में जब इमरान खान से माफी मांगने का मुतालबा मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं, और अगर ये बात शायद 2018 में होती जब इमरान खान हुकूमत में थे तो बनती समझती लगती भी थी। लेकिन अब पनामा स्कैंडल जिस हद तक चल चुका, फिर पनामा स्कैंडल के ऊपर बातचीत जिस हद तक हो चुकी, कम से कम हमें ये पता है कि ग्राउंड्स के ऊपर इस मुकदमे में इमरान खान के पास अगर पेश करने को कुछ नहीं है, तो मियां शहबाज शरीफ से भी इस मुकदमे के अंदर जो है वो हद के इज्जत पर यह सवाल हो सकता है कि दावे को इतना अरसा गुजर चुका, लेकिन जज साहब ने इस नुक्ते पर आकर इस मुकदमे को मौखिर नहीं किया। अमूमी तौर पर यह होता है कि जो हद के इज्जत के दावे होते हैं इस मुल्क में, क्योंकि यहाँ पर किसी की इज्जत को उड़ा देना, धज्जियां उड़ा देना, मतलब बीट एनीवन, कोई बड़ा मसला नहीं है, इल्जाम लगा दिए जाते हैं। तो अब तो इमरान खान वैसे शहबाज शरीफ के ऊपर जो है ना वो इद्दत के केस जैसे मुकदमात में भी हद के इज्जत कर सकते हैं, लेकिन वक्त वक्त की बात है। जब शहबाज शरीफ ने ये दावा किया था उस वक्त भी वो इख्तियार में थे, उस वक्त भी वो वजीर आला पंजाब थे, आज वो वजीर आजम पाकिस्तान है। और बीच में इमरान खान की हुकूमत 3 साल चली है, तब ये मुकदमा नहीं चला था और डेफर होता रहा था। जाहिर बात है, हम सबको पता है कि हमारी अदालतें बहुत बदकिस्मती है कि वो जिस भी किस्म का निजाम हो, उनकी एक मर्जी, एक मंशा होती है, वो उस निजाम के साथ खड़े होते हैं, उनकी कोई आजाद हैसियत या आजाद राय नहीं होती। अब इस तमाम तर मामले में जब मियां शहबाज शरीफ ने जो है वो अपने 3 साल में ये मुकदमा नहीं जो है वो चलाया और इमरान खान की हुकूमत में ये मुकदमा नहीं चला, अब आकर इमरान खान को तलबी का नोटिस किया गया और इमरान खान के वकला का ये कहना था कि इस नुक्ते पर आकर, इस मोड़ पर आकर जो शहबाज शरीफ के वकील हैं, वो जो लीगल नोटिस उन्होंने इमरान खान को भेजा था कहीं 2017 में हद के इज्जत का, वो रिकॉर्ड पर नहीं रख सकते। जज साहब ने ना सिर्फ वो लीगल नोटिस जो है वो रिकॉर्ड पर रखने का हुक्म दिया है, बल्कि ये कहा है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, यानी जिरा के लिए, दोनों फरीकैन जो है वो अदालत में पेश हों
और 18 जुलाई सुबह 10 बजे एक ही टाइम पर वीडियो लिंक सहूलत के ज़रिए ई-कोर्ट्स आपको पता है बना दी गई हैं। तो ई-कोर्ट्स के अंदर जो है वो दोनों फ़रीक़ैन को पेश करने का हुक्म दिया गया है। जो जज यलमाज़ गनी हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ है, उनके लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की दरख्वास्त मंज़ूर की जाती है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अदालत का मकसद फ़रीक़ैन को शवाहिद की इजाज़त देना और उसके बाद ठोस अंदाज में इंसाफ करना है। उसके अलावा जज साहब ने अपने फैसले में ये भी लिखा है कि आला अदालतों के फैसले की रोशनी में तकनीकी बुनियादों पर फैसले में नुकसान नहीं होना चाहिए। इमरान खान के वकील ने एतराज़ किया कि इस स्टेज पर लीगल नोटिस को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ के पास जो एक प्लस पॉइंट है वो यही है कि क्या उन्होंने 2017 में वो लीगल नोटिस भेजा था या नहीं भेजा था। तो इमरान खान के वकील ये कह रहे हैं कि अब 2017 का लीगल नोटिस, आज का दिन आ गया, अब ये पेश नहीं कर सकते, इनको वक्त पर पेश करना चाहिए था। लेकिन जज साहब ये कहते हैं कि तकनीकी वजूहात को बुनियाद बनाकर इंसाफ को जो है वो किसी भी तरह से पामाल नहीं किया जा सकता। जबकि आला अदालतों के जिन फैसलों का वो हवाला दे रहे हैं, शायद वो फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह का सबसे मजबूत फैसला मखसूस नशिस्तों के केस में था, जिसमें ये कहा गया था कि तकनीकी बुनियादों को नहीं, आप सर्कमस्टेंशियल जो एविडेंस है या जो हालात थे, पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस थे, उनको देखें। तो अदालत ने तो उस फैसले को कलअदम करार दे दिया। मगर बहरहाल जज साहब ये कहते हैं कि तकनीकी बुनियादों पर जो है वो इंसाफ की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, इसलिए जो इमरान खान के वकला का एतराज़ है वो हम नहीं जो है वो अब सुन सकते। और जो शहबाज शरीफ के वकील हैं वो जो लीगल नोटिस है उसको रिकॉर्ड पर पेश करें। शहबाज शरीफ के वकीलों का ये कहना है कि शहबाज शरीफ ने इमरान खान को तब भी लीगल नोटिस भेजा था, ये कोई हर्जाने का दावा या हत्या-ए-इज़्ज़त का दावा वक्त के बाद किया नहीं किया। बहरहाल अब जो है वो मामला ये है कि इमरान खान ने पनामा लीक्स में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को क्या-क्या कुछ कहा, वो आज भी अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए और कायम है। माफ़ी इमरान खान ने माँगनी नहीं है, अदालतें इस वक़्त सारी की सारी इन्हीं के हक़ में हैं। 10 अरब रुपए का हर्जाना, इट्स अ बिग अमाउंट अगेन। और देखना है कि क्या ये वज़ीर-ए-आज़म जीत जाते हैं, और अगर तो ज़ाहिर-सी बात है इस वक़्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जीत जाएँगे, तो उनका बयानिया ज़रूर जो है वो एक वक़्त के लिए जीत जाएगा। लेकिन हम सबको पता है कि अवाम अब इन तमाम तर मामलात से कुछ आगे बढ़ गई है। अगर ये कुछ सालों पहले, अगेन मैं कह रही हूँ, हो जाता है, इमरान खान के दौर में हो जाता, तो किसी और तरह से मामलात चलते। उसके अलावा एक और अपडेट आज ही के दिन में ये है कि एक बैनुल-अक़वामी इदारा, जो कि वैसे तो सहाफ़ियों से मुतालिक है और उसमें जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट है, जो कि IFJ है, उसने एक खत लिखा है चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याह्या खान को। खत के अंदर और खत जो है, खत की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को और सदर PFUJ को भी भिजवाई गई है। और खत के अंदर ये कहा गया है कि पीका एक्ट जो लाया गया पाकिस्तान के अंदर, और आपको पता है पीका एक्ट का निशाना आम शहरी किस तरह बदतरीन तरीके से बन रहा है। मैं आगे चल के आपको एक तफसील आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो पीका एक्ट है, इस पर उन्होंने तशवीश का इज़हार किया और साथ ही ये कहा है कि पाकिस्तान में सहाफ़त को पेशा वराना फ़राइज़ की अंजामदही में बढ़ते ख़तरात का सामना है, और जो सहाफ़ी हैं उन्होंने उनको जो है वो मुसलसल पीका कानून के तहत मुकदमात, हरासानी और धमकियों का सामना करना पड़ा है। उसके अलावा ये भी लिखा है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइज़ेशन और अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशंस पर दस्तखत कर रखे हैं। पीका के तहत आज़ादी इज़हार और बुनियादी हकूक़ महदूद हो रहे हैं। प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के मुताबिक 34 खिलाफ वर्जियाँ रिपोर्ट हुई हैं। और उसके अलावा उनका ये भी कहना है IFJ का कि सहाफ़ियों पर हमले, हरासानी, सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ी और तशद्दुद के कई केसेज़ रिपोर्ट हुए। उसके अलावा ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान में सहाफ़ियों को तनख्वाहों की अदम अदायगी, गैर कानूनी बरतरफियों और सिक्योरिटी खतरात का सामना है। सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त अपीलों की इजाज़त देना, जो कि पीका एक्ट के तहत दी गई, जो हाई कोर्ट्स को बाईपास करने के मुतरादिफ है। IFJ ने पाकिस्तान में 2 मिशन भेजे, जिन्होंने मीडिया वर्कर्स से बराह रास्त मुलाकातें की। सुप्रीम कोर्ट पीका कानून का असर-ए-नौ जायज़ा ले और हुकूमत को कानून में तरमीम करने की हिदायत दे। उसके अलावा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट का ये कहना है कि आर्टिकल 19 के तहत आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात किए जाएँ। पाकिस्तान में 1 साल के दौरान 7 सहाफ़ी कत्ल किए गए। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब याह्या खान से अपील है कि पीका कानून का फ़ौरी तौर पर असर-ए-नौ जायज़ा लिया जाए। अब ये खतूत किताबत हमें आम सी बात लगती है, लेकिन जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से आता है, तो फिर वहाँ पर मसला हो जाता है पाकिस्तान के जो है वो इमेज का। और हम सबको पता है कि सहाफ़ियों के लिहाज से पाकिस्तान का इमेज किस तरह का रहा है। पाकिस्तान को उन बदतरीन मुल्कों में, अफ़गानिस्तान के बाद दूसरा बदतरीन मुल्क भी करार दिया जाता रहा है मुसलसल सहाफ़ियों के लिहाज से, और पाकिस्तान में कभी जो है वो इस मामले को लेकर अमन तो आया नहीं। अभी भी मैं ये बात करूँगी तो बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन में भी ये कह रहे होंगे कि सहाफ़ियों का क्या है, सहाफ़ी तो बिक जाते हैं। हर एक का सहाफ़त करने का जो भी अंदाज़ है, लेकिन आपके मुल्क में आज़ाद सहाफ़ियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ मिला है? नहीं मिला। तो ऐसे में तर्जुमानी करने को ही ज़्यादा पज़ीराई मिली है। तो वो जो तर्जुमानी का कल्चर है,
جب اس کو زیادہ پذیرائی ملے گی، جب ان کو زیادہ تحفظ ملے گا، جب ان کو زیادہ خبر ملے گی، زیادہ مراعات ملیں گی، تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنا کفن سر پر باندھ کے ہماری طرف مسلسل نہیں پھرتا، اور بہت سارے لوگوں کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے۔ حالانکہ صحافت کی روح یہ ہے کہ آپ سچ سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، چاہے جتنا بھی مشکل لگے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص یہ نہیں کر سکتا، کر سکتے ہیں، آسان بھی ہے۔ لیکن آپ کے ملک میں پولرائزیشن اتنی ہے، ابھی آن لائن اگر میں اپنی مثال دوں، ٹویٹر کے اوپر کچھ بھی بات لکھو، یعنی اس وقت اگر عمران خان کی جماعت کے بارے میں کچھ لکھ دو، اور وہ ان کی ہزاروں غلطیاں ہیں، وہ روزانہ کر رہے ہیں، وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی طرح ہیں، لیکن وہ جماعت اس وقت زیر عتاب ہے، بدترین فسطائیت کا سامنا کر رہی ہے، ان کے بارے میں لکھو تو مسلم لیگ نون کی ٹرولز جن گالیوں کا جو ہے نا وہ اضافہ ہماری شان میں کرتے ہیں، اس کے بعد تو انسان کا دل اگر چھوٹا ہونا تو وہ مجھے لگتا ہے ڈپریشن میں چلا جائے، جس طرح کے حرکات کرتے ہیں، جس طرح سے اسکینڈلائز کرتے ہیں، کسی مدعے کے بارے میں بات کر دو، اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے کسی طاقتور شخصیت کو جھنجھوڑ دو، جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سب الگ ہے۔ ایسے میں آئی ایف جے کا یہ خط آنا اور چیف جسٹس کو یہ بتانا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی پی ایف یو جے یہ خط لکھتی، گو کہ وہ کبھی ہمت نہ کرتے، اگر پاکستان کی اپنی جو انتہائی معذرت کے ساتھ جو زیادہ تر صحافتی تنظیمیں ہیں وہ سب حکومت اور نظام کے ساتھ چلتی ہیں، وہ کبھی ان کے مخالف نہیں ہوتی، خاص طور پر نظام اگر مسلم لیگ نون کا جو ہے وہ میجورٹی سے ہو تو پھر تو ان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو انہوں نے تو آواز اٹھانی ہی نہیں ہوتی۔ یہ خط اب لکھا آئی ایف جے نے، اور آئی ایف جے کا خط لکھنے کا مطلب ہے کہ ان کو کم از کم جو ہے وہ اس خط کے تناظر میں چیف جسٹس کو اپنے تھوڑے بہت امیج کا خیال ہوگا، اور بہرحال یہ جو اب یہ خط ہے اس کے اوپر ان کو کوئی نہ کوئی جواب دینا ہوگا۔ اس سے قبل بھی جب ان کو اس قسم کے خطوط لکھے گئے یا ان سے مشنز آ کے ملے، جیسے آئی ایم ایف کا مشن آیا تھا تو چیف جسٹس نے بلا کر ہمیں بریفنگ دی تھی، تو ابھی فی الحال چیف جسٹس کوئٹہ میں ہیں، اور کوئٹہ میں جو ہے وہ اپنے ایک بینچ کی وہاں پر سربراہی کر رہے ہیں، مقدمات سن رہے ہیں، مقدمات کو کل کے لیے پورے سارے کے سارے مقدمات کو جو ہے وہ ملتوی کرے، چھٹیوں کے دوران وہ کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، تو بہرحال ابھی وہاں پر ان کو خط ملا نہیں ملا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ کس طرح سے واپس آ کے جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ پتہ تو ہم سب کو ہے یہاں پر نتائج کوئی نہیں نکلتے کسی بھی چیز کے، مگر بہرحال ہم نے دیکھنا ہے کہ ان معاملات کو اب آگے کس طریقے سے چلایا جائے گا۔ عمران خان کا ایک طرف جو ہے وہ مقدمے کی بات ہے، دوسری جانب یہ، اور آخر میں چیف جسٹس جناب یحییٰ خان نے ابھی حال ہی میں نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی کا میٹنگ جو ہے وہ جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کا ایک اجلاس کیا، اور اس اجلاس کے اندر انہوں نے پہلا ایجنڈا آئٹم رکھا جبری گمشدگیوں سے متعلق، کہا ایک کمیٹی بنا رہے ہیں، جبری گمشدگیوں کے سے متعلق جو بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے اس کو ہم انفورس کریں گے، ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جس دن یہ کمیٹی ہوئی اس دن اسلام آباد سے ایک قائد اعظم یونیورسٹی کا گریجویٹ اپنے گھر کو جاتا ہے، ایک بس اڈے سے جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا، اس کا نام سعید بلوچ ہے، ابھی تک اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ دوسرا جو لاپتہ ہوا وہ ہمارا ایک سوشل میڈیا کا ڈیجیٹل میڈیا کا ایک جو ہے وہ ایک کارکن ہے، ایک رکن ہے صحافی، وہ سپریم کورٹ میں بھی رپورٹ کرتا ہے، اس کو اٹھا کر کے غائب کر دیا گیا، کہاں ہے پچھلے 5 دن سے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور آخر میں لاہور سے وہ شہری جس نے پانی جو ہے وہ کھڑا تھا، ساجد نامی شہری ہیں، انہوں نے تنقید کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اوپر، انہوں نے تنقید کی موجودہ آرمی چیف کے اوپر، نظام کے اوپر، کیونکہ ایک شخص آپ امیجن کریں کہ وہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے پانی میں بائک پہ جا رہا ہے، اس کی بائک مکمل ڈوبی ہے، وہ شخص اس جو ہے وہ اس ہزیمت کا سامنا کر رہا ہے، اسے نہیں پتا سڑک کہاں ختم ہو رہی ہے، کوئی گھڑا کہاں شروع ہو رہا ہے، وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے سفر کر رہا ہے، اس نے تنقید کر دی اس نظام پہ، بجائے پانی صاف کرنے کے، بجائے اپنی عوام کی دادرسی کرنے کے، پہلے ان صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کا ایک ویڈیو بیان آیا جس میں انہوں نے وزیر اعلیٰ کا پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگایا، بات وہیں پر نہیں ختم ہوئی، آج خبر پتہ چلی کہ ان کے بیٹے نے ان کی بازیابی کے لیے لاہور کے مقامی تھانے کے اندر درخواست کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ بازیابی کی درخواست اس لیے کہ ان کے والد کو پولیس پکڑ کر لے گئی، لیکن اس کے بعد ہمیں اپنے والد کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ اس ملک میں شخصی آزادیوں کا حال یہ ہے، اس ملک میں آرٹیکل 19A کا حال یہ ہے، معلوم ہے کچھ حدود و قیود ہیں، معلوم ہے کچھ اخلاقیات ہیں، ان اخلاقی قدروں کو نہیں کھونا چاہیے، وہ عمر رسیدہ شخص ساجد نامی شہری، ان کو نہیں بولنا چاہیے تھا، گالیوں کے الفاظ میں تنقید شائستہ انداز میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایک شخص بارش میں جا رہا ہے، وہ سفر کر رہا ہے، وہ جو بھی کر رہا ہے اپنے شہریوں کو اپنے خلاف نہیں کیا جاتا، اگر وہ آپ سے نفرت ہی کرتے ہیں، آپ بہتر اقدام کرتے، وہ دوبارہ اس طرح سے نہ کرتا، بجائے اس کے اس شخص کی کوئی جو ہے وہ بہتری کے بارے میں کچھ کیا جاتا، ان کو ان کے آگے امیج بہتر کیا جاتا، ان کو بتایا جاتا کہ یہ سرکار اچھی ہے، ایسا نہیں ہے جیسا آپ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، پانی تو ایک نیچرل جو ہے وہ آفت ہے، کسی کے بس میں نہیں ہوتا، لیکن بجائے اس کو جو ہے وہ کنفرنٹ کرنے کے، انہوں نے اس شخص کو گرفتار کر لیا، وہ ابھی تک جو ہے وہ لاپتہ ہے، اور ان کا کچھ جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، اور اس سارے معاملے کے اندر
जो है वो अब हाल ये है कि चीफ जस्टिस दावा करते हैं कि वो जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक बड़े कंसर्न हैं, वो उनके एजेंडे पे नंबर 1 है और उसके बाद पिछले 3 दिन के अंदर होने वाले वाक़यात जो है वो मैंने आपके सामने बल्कि 4 दिन के अंदर होने वाले वाक़यात आपके सामने रखे। इस मुल्क में शख्सी आज़ादियों का हाल ये है, हम सबको पता है कि इस निज़ाम में जब तक कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती तब तक ये मामलात इस तरह से चलेंगे, मगर बहरहाल हमने उम्मीद अच्छे की रखती है क्योंकि इस निज़ाम के अंदर जो खेलने वाले खिलाड़ी हैं वो अपने इमेज के बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट हो। तो बहरहाल कोई ना कोई एक्शन ज़रूर हो सकता है, आपके साथ मज़ीद तफ़सीलात भी शेयर करूँगी, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद आपस में लड़ पड़ा है और वो लड़ाई अब कितने दिन तक जारी रहेगी, वो अवाम की आँखों में धूल है असल में कुछ है। इससे मुतालिक हम अगली वीडियो में बात करते हैं, कुछ सियासी मंज़रनामे पे। फ़िलवक़्त मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।